मॉडर्न फिजिक्स, न्यूटन, मैक्सवेल, फैराडे, गैलीलियो और भी ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। ये शायद उनमें सबसे महान थे। इन्होंने बहुत सारे रिसर्च की और फिजिक्स को अनफोल्ड किया। इनके रिसर्च से हमें फिजिक्स समझ में आई। 1819 के एंड तक दुनिया भर के साइंटिस्ट लोगों को ऐसा लगने लगा जैसे कि उन्होंने सारी दुनिया को जीत लिया है और जो भी फिजिक्स हो सकती थी वो सब उन्होंने खोज लिए। ऐसा उनको लगने लगा, ऐसा घमंड उन्हें होने लगा। लेकिन आप भगवान को तो जानते ही हैं, जब इंसान को घमंड होता है भगवान उसको तोड़ने आते हैं। तो वैसा ही कुछ हुआ 1890 के राउंड। और उसके बाद दुनिया भर में साइंटिस्ट लोगों ने जब कुछ और नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए तो उनका जो रिजल्ट था वो थियरी से मैच करता हुआ नहीं आया। थियरी से कुछ और रिजल्ट आना चाहिए था और एक्सपेरिमेंटली कुछ और रिजल्ट आ रहा था। तो अब साइंटिस्ट लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो गए। अब उनको समझ में आया कि नहीं, अभी भी बहुत सारी फिजिक्स है जिसको पता करना अभी भी बाकी है। इसके बाद फिर जो रिसर्च होने लगी फिजिक्स में उसको मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। उसको मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। और मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि मॉडर्न फिजिक्स से ही क्वांटम फिजिक्स स्टार्ट होती है। क्वांटम फिजिक्स के बारे में आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। ये फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इनोवेटिव और क्रिएटिव टाइप का ब्रांच है। मॉडर्न फिजिक्स एक्चुअली उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहां में हम क्वांटम फिजिक्स तो नहीं पढ़ने वाले हैं, आप समझ सकते हैं कि हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों ही ब्रांच जो होती है फिजिक्स की वो बड़ी कंफ्यूजिंग टाइप की होती है। रिचर्ड फिनमैन बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। इनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स के लिए ही नोबेल प्राइज मिला था 1965 में। और इन्होंने ऐसा कहा कि नोबडी हैज अंडरस्टूड क्वांटम फिजिक्स। इनका ऐसा कहना था कि किसी ने भी क्वांटम फिजिक्स आज तक नहीं समझी। तो ये इतना कंफ्यूजिंग होता है एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें फील थोड़ी कम आती है लोगों को। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। बट लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस चैप्टर हैज फॉर अस। ओके, तो मॉडर्न फिजिक्स को डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा ये रिकॉल करने की जरूरत है कि पार्टिकल क्या चीज होती है और वेव क्या चीज होती है और दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं कुछ। तो टॉकिंग अबाउट पार्टिकल का एग्जांपल है जैसे पेन, बॉल, बुलेट। ये जो कंप्यूटर जिस पे आप देख रहे हैं वो भी पार्टिकल है देखा जाए तो। वेव के एग्जांपल हो सकते हैं जैसे साउंड वेव या फिर स्ट्रिंग वेव। स्ट्रिंग वेव इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल वेव जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। फिर दे इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और वो जा रहे हैं आगे, तो इसको बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। जैसे ये हो सकता है बहुत छोटे छोटे बॉल्स हों या छोटे छोटे बुलेट्स हों, बहुत सारे जो आगे जा रहे हैं, तो दिस विल कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल अलग तरह की चीज है एक्चुअली और वेव अलग तरह की चीज है। इनमें एक्चुअली बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस हम यहां पे देखेंगे जो हमारे काम के हैं। फर्स्ट डिफरेंस इज कि पार्टिकल में डिस्क्रीट फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, डिस्क्रीट फ्लो ऑफ एनर्जी। और वेव में कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। देखिए, आप इसको समझने की कोशिश करें। जैसे यहां पे ये स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स अगर आगे जा रहे हैं, तो अपने साथ साथ वो एनर्जी भी ले जा रहे हैं। हर छोटे बॉल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, हर छोटे बॉल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, हर छोटे बॉल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। तो वो डिस्क्रीट है। इसके पास थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी, इसके पास थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी, इसके पास थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी, तो सबके पास थोड़ी 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 काइनेटिक एनर्जी है। तो दिस इज डिस्क्रीट काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि अगर ये स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है और सपोज करो एक वॉल है, यहाँ पे वॉल, और ये इस वॉल पे हिट कर रहे हैं, तो वो एनर्जी डिस्क्रीट वे में आ रही है। कैसे? जब ये बॉल हिट करेगा तो थोड़ी सी एनर्जी वॉल तक पहुंचेगी,
जब ये बॉल थोड़ी देर बाद हिट करेगा तो थोड़ी सी एनर्जी वॉल तक पहुंचेगी। फिर कुछ देर बाद जब ये बॉल वॉल को हिट करेगा तो थोड़ी सी और एनर्जी पहुंचेगी। कुछ देर बाद जब ये बॉल वॉल को हिट करेगा तो थोड़ी सी और एनर्जी पहुंचेगी। तो एनर्जी जो है वॉल तक पहुंच रही है इन डिस्क्रीट वे। डिस्क्रीट वे का मतलब है थोड़ी 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 करके। वेव के केस में एनर्जी का फ्लो कंटिन्यूअस होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये स्पीकर है, उसे साउंड वेव निकल रही है और एक आदमी उसको लिसन कर रहा है, तो क्या इससे निकलने वाली साउंड आदमी को थोड़ी 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 करके सुनाई देगी? नो, उससे जो साउंड निकल रही है आदमी को कंटिन्यूअसली सुनाई देगी, कंटिन्यूअसली सुनाई देगी। तो दिस इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। जब आदमी को कंटिन्यूअसली साउंड सुनाई दे रही है मतलब आदमी तक एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअसली फ्लो करके आ रही है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी इन वेव। जैसे एक और केस देखें, ये स्ट्रिंग वेव है। सपोज करो मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो इससे स्ट्रिंग वेव पास हो रही है, पल्स पास हो रही है। तो जैसे जैसे ये पल्स पास हो रही है एनर्जी पास हो रही है इससे। अब देखिए एनर्जी जो है कंटिन्यूअस वे पास हो रही है इस ग्रीन लाइन से। वेव के केस में एनर्जी कंटिन्यूअसली फ्लो करती है, और पार्टिकल के केस में एनर्जी डिस्क्रीट वे में फ्लो करती है, डिस्क्रीट वे में। ये पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस था। लेट्स सी द सेकंड वन। सेकंड डिफरेंस ये है कि पार्टिकल में डिफ्रैक्शन नहीं होता है, नो डिफ्रैक्शन इन पार्टिकल। वेव में डिफ्रैक्शन होता है, वेव में डिफ्रैक्शन होता है। और डिफ्रैक्शन क्या है ये आपको थोड़ा सा याद तो होगा ही, एनीवेज वी विल रिकॉल इट। तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ सेटअप है, ये एक वॉल है और यहां पे एक दूसरा वॉल है जिसमें एक होल है, यहां पे बीच में होल है। तो यहां से स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स अगर आ रहे हैं तो वो होल को क्रॉस करके यहां वॉल पे सामने आएंगे। आप ध्यान दें कि ये जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स हैं ये क्रॉस करके होल को यहां नहीं पहुंचेंगे, यहां भी नहीं पहुंचेंगे, सिर्फ होल के सामने आएंगे। वेरी सिंपल। अगर हम वेव की बात करें तो सपोज करो वही सेटअप है हमारे पास, वॉल और ये होल, और यहां पे साउंड का सोर्स है, वेव का सोर्स है, वेव का सोर्स। तो इससे भी वेव निकलेंगी, इससे भी वेव निकलेंगे। क्या ये वेव सिर्फ यहीं पर सुनाई देगी? सिर्फ क्या कोई आदमी अगर यहां पे खड़ा है तो यहीं पे सुनाई देगी? क्या यहां पे अगर कोई आदमी खड़ा है तो उसको साउंड नहीं सुनाई देगी? नहीं, यहां पर अगर आदमी खड़ा है तो उसको भी साउंड सुनाई देगी। तो इसमें क्या होता है कि इससे जो साउंड वेव्स निकलती हैं वो होल से पास होने के बाद स्प्रेड हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, इसलिए साउंड हर जगह पे सुनाई देगी, हर जगह पे सुनाई देगी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग एट एज, बेंडिंग एट एज। साउंड वेव जब किसी होल से पास करता है तो एज पे बेंड कर जाता है, फैल जाता है बेंड होके, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। लेकिन जब पार्टिकल्स किसी होल से पास करते हैं तो वो बेंड नहीं करते हैं, वो सीधे ही चलते रहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स डिफ्रैक्शन शो नहीं करते। सो दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन पार्टिकल्स एंड वेव, जो कि हमें मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने में बहुत हेल्प करेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है ये भी पता होना चाहिए आपको। ये आपने पहले भी बहुत सारे चैप्टर में पढ़ा होगा और आपको पता होगा, बट थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती हैं। जैसे रेडियो वेव हो सकती है, माइक्रोवेव हो सकता है, इंफ्रारेड हो सकता है, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। जैसे डिफरेंट डिफरेंट तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ये विजिबल रेज जो होती हैं वो नॉर्मल रेज हैं जो बल्ब से या ट्यूबलाइट से निकलती है और हमें दिखाई देती है। ये इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये भी वैसी वेव्स होती हैं जैसे विजिबल रेज होती हैं। बस फर्क ये कि ये वेव्स हमें दिखाई नहीं देती हैं, ये वेव्स भी हमें दिखाई नहीं देती और विजिबल हमें दिखाई देती है। जैसे इंफ्रारेड जो होता है, जब अपने टीवी का रिमोट दबाते हो तो उससे इंफ्रारेड निकलती है, और उस रिमोट से जो इंफ्रारेड निकलती है वो टीवी तक पहुंचती हैं। तब टीवी को पता चलता है कि अच्छा आपने चैनल चेंज करने के लिए बटन दबाया है। जैसे माइक्रोवेव जो है वो माइक्रोवेव ओवन में होता है, इसके हेल्प से खाना पकता है। रेडियो वेव तो आप नाम से समझ रहे होंगे कि रेडियो से रिलेटेड है, ये रेडियो से निकलता है रेडियो वेव। जैसे एक्सरे के बारे में तो आपको पता ही होगा कि वो मेडिकल पर्पज के लिए यूज होता है। तो ऐसे ऐसे
सारे वेव्स की अपनी अपनी कहानी है, जो कि हम किसी चैप्टर में बहुत डिटेल में भी देखेंगे। टेक्निकली इन सब में अंतर क्या होता है? इन सारे वेव्स में अंतर ये होता है कि उनका वेवलेंथ अलग अलग होता है। दे हैव डिफरेंट वेवलेंथ, सबका अलग अलग वेवलेंथ होता है। जैसे रेडियो का वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं वेवलेंथ कम हो रही है, मतलब गामा की जो वेवलेंथ है वो मिनिमम होती है, मिनिमम। तो इधर जाने पे वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है। ये डायग्राम भी आपको हेल्प करेगा समझने में। अब देखें यहां पे वेवलेंथ ज्यादा दिख रही है, जैसे हम इधर जा रहे हैं वेवलेंथ कम होती जा रही है, यहां पे वेवलेंथ मिनिमम है, गामा की वेवलेंथ मिनिमम होती है। क्वांटाइज्ड वर्ड का मीनिंग आपको पता होगा, नहीं तो आप देख लें यहां पे। जैसे मान लें ये एक रैंप है, रैंप पे एक आदमी खड़ा है, और यहां पे एक स्टेयर है, स्टेयर पे एक आदमी खड़ा है। तो ये जो सिचुएशन है वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस हाइट, मतलब इसमें जो आदमी है वो किसी भी हाइट पे खड़ा हो सकता है, किसी भी हाइट पे, तो इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं कंटिन्यूअस। इस केस में, स्टेयर वाले केस में, आदमी किसी भी हाइट पे नहीं खड़ा हो सकता, क्या तो वो इस हाइट पे होगा, क्या इस हाइट पे, क्या इस हाइट पे। तो यहां पे हाइट की डिस्क्रीट वैल्यूज पॉसिबल है, इसलिए हम बोलेंगे हाइट इज क्वांटाइज्ड, हाइट इज क्वांटाइज्ड, वेरी सिंपल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज सिंपली यूनिट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी की यूनिट है। जैसे अगर आपको एनर्जी बोला गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका मतलब है कि एनर्जी इज 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो ये कन्वर्जन फैक्टर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल के लिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आई होप आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फोटो का एक्चुअली जो मतलब है दैट इज, फोटो मीन्स लाइट। शायद आपको पता भी होगा, बहुत सिंपल सी बात है। फोटो का मतलब है लाइट। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं, लाइट के बारे में। अब लाइट की अगर बात चल रही है तो उसके बारे में क्या बोला जाए। लाइट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हमारे सामने आती है, और लाइट ने सदियों से इंसान को बहुत फैसिनेट किया है, और आज भी करती आ रही है डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, जैसे आप देख सकते हैं यहां पे। तो इंसान की हमेशा से क्यूरियोसिटी रही है लाइट को समझना, लाइट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना। तो सदियों से साइंटिस्ट लाइट के बारे में रिसर्च करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ लाइट। तो लाइट की अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं, तो अगर आप उसको प्रॉपरली समझ पाए तो इतनी दर्दनाक स्टोरी है बेचारे लाइट की कि आपके आंखों में आंसू आंसू आ जाएंगे। बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है लाइट की। लाइट की सबसे पहली मीनिंगफुल थ्योरी जो आई उसका नाम था कॉर्पसल्स थ्योरी। इसके पहले भी कुछ थ्योरीज आई, बट वो इतनी मीनिंगलेस और स्टूपिड लगेंगे आपको कि वो डिस्कस करना ही यूजलेस है। तो दिस इज द फर्स्ट मीनिंगफुल थ्योरी ऑफ लाइट, कॉर्पसल्स थ्योरी। और ये थ्योरी दी थी किसने? वन एंड ओनली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, न्यूटन। तो ये थ्योरी न्यूटन ने दी थी। अब न्यूटन की ये जो थ्योरी थी दैट वाज बेस्ड ऑन डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पे उसने ये थ्योरी दी थी। तो न्यूटन ने एक सिंपल सा सेटअप बनाया जो कि बहुत ही कॉमन सेटअप है। यहां पे एक लाइट सोर्स है, इस दीवार में एक होल है, और यहां पे एक स्क्रीन है। तो उसने देखा कि अगर इस लाइट सोर्स से लाइट आती है तो इस होल से गुजर के वो लाइट यहां पे आती है, जिसके कारण इतने रीजन पे ब्राइट हो जाएगा और यहां पे डार्क होगा। दिस रीजन विल बी डार्क, दिस रीजन विल ऑल्सो बी डार्क। ये रीजन जो है वो ब्राइट होगा। ये तो हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है, तो होता ही है कि अगर लाइट सोर्स से लाइट निकले और किसी होल से पास करे तो होल के सामने का जो रीजन है वो ही ब्राइट होता है, सिर्फ उसके ऊपर और नीचे का रीजन डार्क ही रहता है। तो न्यूटन ने ये ऑब्जर्व किया। तो न्यूटन ने ये ऑब्जर्व करके बोला कि देखो यार, लाइट के साथ डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, नो डिफ्रैक्शन। लाइट जो है होल से निकलने के बाद स्प्रेड नहीं हो रही है, सीधी जा रही है, थोड़े से रीजन पे ब्राइट पार्ट बना रही है, तो नो डिफ्रैक्शन।
और अगर डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? लाइट इज अ पार्टिकल। मैंने आपको बताया है पहले कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिफ्रैक्शन शो नहीं करते हैं और वेव जो होते हैं वो डिफ्रैक्शन शो करते हैं। तो एक्चुअली प्रॉब्लम यही थी, साइंटिस्ट लोग ये सोच रहे थे कि जो लाइट है वो पार्टिकल है या वेव है। तो न्यूटन ने बोला देखो डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब लाइट मस्ट बी अ पार्टिकल। कुछ लोग को ये बड़ा अजीब सा लगता है सोचना कि यार लाइट पार्टिकल, मतलब लाइट पार्टिकल कैसे हो सकता है? लेकिन आप परेशान मत हो, मैं आपको समझा दूंगा। लाइट के पार्टिकल होने का मतलब समझे कि सपोज करो एक सोर्स है लाइट का, तो इससे अगर लाइट निकल रही है हर डायरेक्शन में तो इसका मतलब है कि इसके साथ साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे हैं। बेसिकली लाइट निकल रही है मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे हैं और वो आगे की तरफ जा रहे हैं, वो आगे की तरफ जा रहे हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ लाइट बीइंग पार्टिकल्स। लेकिन लोग को यही प्रॉब्लम होती है सोचने में कि यार ये कैसे हो सकता है, मतलब फील नहीं आती है लोगों को कि लाइट अगर आ रही है किसी कैंडल से तो उसमें पार्टिकल्स हैं। तो आप एयर के बारे में सोचें, एयर के बारे में। एयर जो है वो तो हमारे आसपास हर जगह है, तो एयर भी जो है वो तो पार्टिकल से ही बना हुआ है, ये तो आप एग्री करेंगे। एयर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सबके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। लेकिन क्या आपने ये एयर के पार्टिकल्स कभी देखे हैं? क्या आपने उनको टच किया है, पकड़ के देखा है कि यार ये एयर का पार्टिकल एक छोटा सा? नहीं, हमारे आसपास मिलियंस ऑफ एयर्स के पार्टिकल्स हैं, मिलियंस, लेकिन हमने उनको कभी नहीं देखा है। लेकिन फिर भी हम बिलीव करते हैं ना कि बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च की है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिनसे उन्होंने ये प्रूव किया है कि यार एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। उसी तरीके से ये थॉट भी है कि यार यहां पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, उससे लाइट आ रही है तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते, बिल्कुल वैसे ही जैसे एयर के पार्टिकल्स। सो एनीवेज, न्यूटन ने बोला कि लाइट पार्टिकल है और उसके पास एक वैलिड एक्सप्लेनेशन भी था, तो हम न्यूटन की बात को तो कौन टाल सकता था। तो लोगों ने मान लिया कि लाइट इज एक्चुअली पार्टिकल, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये पहला स्टेज था लाइट के जीवन का, लाइट की हिस्ट्री का। फिर क्या हुआ, एक नई थ्योरी आई, सेकंड थ्योरी। काफी सारे साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, बट जो सबसे मेन साइंटिस्ट था वो मेरे हिसाब से यंग था। उसने ये प्रूव कर दिया कि न्यूटन गलत था। उसने ये प्रूव कर दिया कि लाइट इज एक्चुअली वेव, मतलब लाइट वेव है, उसमें कोई पार्टिकल जैसी चीज नहीं है। तो इसने किस लॉजिक से ये बात बोली? तो उसने बोला कि लाइट का जो डिफ्रैक्शन है वो होता है, लाइट का डिफ्रैक्शन होता है। उसने बोला लाइट जब होल से पास करती है तो फैलती है, लेकिन वो बहुत थोड़ी सी फैलती है, बहुत थोड़ी सी फैलती है। और मतलब कोई भी वेव अगर होल से पास करता है तो वो फैलता है, जिसको हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो उसने बोला लाइट भी फैल रहा है, लेकिन वो बहुत कम फैलता है, और वो इतना कम फैलता है कि न्यूटन को पता नहीं चला। थोड़ा फनी सा लगेगा आपको, बट ऐसा ही था। तो उसने बोला कितना कम फैल रहा है लाइट कि न्यूटन को पता नहीं चला। तो क्योंकि लाइट फैल रहा है इसलिए डिफ्रैक्शन हो रहा है, और डिफ्रैक्शन हो रहा है मतलब लाइट इज अ वेव। तो न्यूटन कोई बेवकूफ नहीं था कि उसको पता नहीं चला लाइट थोड़ा सा स्प्रेड कर रही है। ये बात एक्चुअली लाइट बहुत थोड़ा सा स्प्रेड करती है, बहुत ही थोड़ा सा, इतना थोड़ा सा स्प्रेड करती है कि उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप। तो न्यूटन के टाइम पे उतने अच्छे माइक्रोस्कोप्स नहीं थे कि ये छोटे से स्प्रेडिंग को देखा जा सके, लेकिन यंग के टाइम तक ऐसे अच्छे माइक्रोस्कोप्स बन गए थे जिनके हेल्प से ये स्प्रेडिंग देखी जा सकती थी। तो यंग ने बोल दिया कि लाइट वेव है, और भी कुछ उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, बट वो देखना हमारे इंटरेस्ट में नहीं है अभी। फिर एक और साइंटिस्ट आया, मैक्सवेल। मैक्सवेल वाज लाइक अ जीनियस, एब्सोल्यूट जीनियस। तो यंग ने तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि लाइट जो है वो वेव होती है। इसने थियोरेटिकली
मैथमेटिकली इक्वेशंस के हेल्प से ये प्रूव कर दिया कि लाइट इज वेव, लाइट इज वेव। तो ये एस्टैब्लिश हो गया कि देखो लाइट जो है वो तो पक्का वेव है, डिफ्रैक्शन भी हो रहा है उसका, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो लोगों ने मान लिया कि लाइट वेव है। ये जो पहली थियरी आई थी न्यूटन की वो 1700 में आई थी, 1700 की शुरुआत में आई थी। और फिर यंग ने जो अपनी थ्योरी दी थी वो 1800 के शुरुआत में दी थी। तो आप देख सकते हैं 100 साल तक लोग न्यूटन की बात मानते रहे और लाइट की जो कहानी थी वो अंधकार में रही 100 साल तक। लेकिन लाइट की हिस्ट्री में एक और पड़ाव आया, एंड दैट वाज इन अर्ली 1900 मतलब 100 साल और बाद एक और पड़ाव आया। इस पड़ाव के बाद फिर से बहस छिड़ गई कि लाइट जो है वो पार्टिकल है या वेव है। फिर से ये चीज ओपन हो गई, फिर से कंफ्यूजन हो गया दुनिया में कि लाइट वेव है या पार्टिकल। ये कंफ्यूजन क्या था और कैसे रिजॉल्व हुआ वही हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। तो अभी आगे बढ़ने से पहले आप ये सोचें कि अभी जो है यंग और मैक्सवेल की थ्योरी वैलिड है और दुनिया में अभी सब लोग ये सोच रहे हैं कि लाइट जो है वो वेव है। ये सोचते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये टर्म देखते हैं। अब हम प्रॉपर फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर फिजिक्स। अभी तक हम हिस्ट्री वगैरह देख रहे थे, आपको मैं बैकग्राउंड बता रहा था इस चैप्टर का, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे। तो पहला टर्म देखेंगे फोटो इमिशन। क्या होता है ये? सपोज करो एक मेटल की प्लेट है हमारे पास, एक मेटल की प्लेट है, उस पे लाइट या फिर कोई दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आके इंसिडेंट होती है। तो ऐसा पाया जाता है कि इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं, तो मेटल प्लेट थी, उस पे लाइट आई, उसके लाइट गिरने से इस पे इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। ये जो फेनोमेना है उसको हम बोलते हैं फोटो इमिशन। तो हम फोटो इमिशन की डिफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि फोटो इमिशन इज इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकलना फ्रॉम अ मेटल व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉल ऑन इट। मतलब फोटो इमिशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का निकलना मेटल से जब उस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गिरती हैं। ये फेनोमेना जो है वो डिस्कवर किया गया अराउंड 1900। इस ईयर के अराउंड डिस्कवर हुआ कि यार ऐसा कुछ होता है फोटो इमिशन जैसा। तो फिर आप साइंटिस्ट लोग तो जानते ही हैं, वो लग गए काम में और पता करना चाह रहे थे वो कि ऐसा क्यों होता है, लाइट के गिरने पे ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकलते हैं। तो हम देखेंगे साइंटिस्ट लोग ने क्या लॉजिक दिया कि फोटो इमिशन आखिर क्यों होता है। तो उन्होंने सोचा कि यार देखो, कोई भी अगर हम मेटल लें तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन्स अंदर रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है जिनके कारण ये रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, लेकिन इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये बाहर निकल जाए। सो नॉट एनफ एनर्जी टू कम आउट। लेकिन हां, अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत सारी एनर्जी दे दी जाए, इनकी एनर्जी बढ़ा दी जाए, तो फिर ये मेटल के बाहर आ सकते हैं, कैन कम आउट इफ इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी। अब जब इस पे लाइट आके गिरती है, तो लाइट अपने साथ एनर्जी भी लाती है, यहां पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये लाइट उन पे गिरती है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ये एनर्जी मिलती है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाती है और जब इनकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है तो ये बाहर निकल जाते हैं, तो इस तरीके से फोटो इमिशन होता है। ओके, तो
ये छोटा सा क्वेश्चन बताया मुझे, इस केस में डीम लाइट आ रही है और इस केस में ब्राइट लाइट आ रही है। पहले तो क्या मतलब है इसका? डीम लाइट का मतलब कि बहुत कम इंटेंसिटी है लाइट की, इंटेंसिटी लो, और ब्राइट लाइट का मतलब है कि इंटेंसिटी क्या है, हाई। तो दोनों से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो आपको ही बताना है कि किससे इलेक्ट्रॉन्स पहले निकलेंगे, किससे इलेक्ट्रॉन्स पहले निकलेंगे। सोचो जरा आप, आसान है। सपोज करो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं T1 टाइम पे और इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं T2 टाइम पे। तो T1 T2 को कंपेयर करना है ना, तो आप देखें इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जब इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी बहुत तब ये बाहर निकलेंगे। तो इसमें डीम लाइट आ रही है, डीम लाइट, तो धीरे धीरे एनर्जी आ रही है, धीरे धीरे एनर्जी आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी धीरे धीरे बढ़ेगी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में टाइम लगेगा बहुत। इसमें ब्राइट लाइट आ रही है तो बहुत जल्दी जल्दी एनर्जी आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगी, जल्दी जल्दी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी निकल जाएंगे। इसका मतलब T2 विल बी लेस देन T1, T2 कम होगा, इससे जल्दी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो आप समझ रहे होंगे, शायद आपने भी यही सोचा होगा। बट हियर कम्स द प्रॉब्लम। साइंटिस्ट लोग ने भी यही एनालिसिस किया थ्योरेटिकली और उनको भी लगा कि यार T2 और T1 में ये रिलेशन होना चाहिए। बट जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पाया गया कि T1 और T2 दोनों थे बराबर, दोनों बराबर थे, यानी जितनी देर में इससे इलेक्ट्रॉन निकला उतनी देर बाद इससे भी इलेक्ट्रॉन निकला, और इनफैक्ट दोनों की वैल्यू बहुत ही कम थी, ऑलमोस्ट 0 टाइप्स थी। तो दिस वाज अ प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि जो थियरी हम सोच रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि उस थियरी से T1 T2 में ये रिलेशन आ रहा है, बट एक्सपेरिमेंटली तो T1 T2 बराबर है, और एक्सपेरिमेंटली जो चीज है वो तो सही होनी है। तो लोगों को समझ में आ गया कि पूरे एनालिसिस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी इन एक्सपेरिमेंट्स के साथ, जैसे मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम थी नो फोटो इमिशन फॉर लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नो फोटो इमिशन फॉर लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कहने का मतलब था कि अगर मेटल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी लो है, लो, तो ऐसा पाया जा रहा था कि इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल ही नहीं रहे थे, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे थे। इसका रीजन भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं निकल रहे हैं अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो ऐसी प्रॉब्लम्स के आने से लोगों को यह समझ में आया कि यार जो फिजिक्स यहां पे यूज की जा रही है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और फिर साइंटिस्ट लोग लग गए काम में, और क्या प्रॉब्लम है थियरी में ये खोजना शुरू कर दिया उन्होंने। काफी टाइम बीत गया, सालों बीत गए, लेकिन कोई भी साइंटिस्ट सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहा था। ओके, जहां बड़े बड़े साइंटिस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हुए थे, उधर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 1902 और 3 के आसपास एक बिल्कुल ही अननोन स्टूडेंट था, बड़ा ही एरोगेंट था ये, इसके प्रोफेसर्स के साथ झगड़े चलते थे हमेशा, और इसका एकेडमिक बैकग्राउंड भी कोई खास अच्छा नहीं था, जिसके कारण कॉलेज से पास आउट होने के बाद इसको कोई जॉब नहीं मिली। लेकिन इसकी एक गर्लफ्रेंड थी, बहुत ही सुंदर। अब वो जो गर्लफ्रेंड थी उसको इसने प्रेग्नेंट कर दिया। तो ऐसी विपरीत सिचुएशन में इसको अपनी गर्लफ्रेंड से इमीडिएटली शादी करनी पड़ी। अब शादी करनी पड़ी तो अब इसको पैसे की जरूरत थी घर चलाने के लिए, तो इसको कोई अच्छी जॉब तो मिल नहीं रही थी, तो फिर इसने एक पेटेंट ऑफिस में जॉब ले ली। पेटेंट ऑफिस, पेटेंट ऑफिस एक ऐसी जगह होती है जहां पे साइंस में जो भी रिसर्च चल रही होती है उसके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो इस ऑफिस में इसको काम मिल गया, लेकिन इसका जो काम था उसमें बहुत फ्री टाइम होता था इसके पास, तो उस फ्री टाइम में ये वही डॉक्यूमेंट्स रिसर्च वाले पढ़ता रहता था।
तो एक बार इसी प्रॉब्लम के पेपर इसके हाथ में चले गए, तो फिर वो उस प्रॉब्लम पे सोचने लगा और सोचते सोचते 1905 में इस साइंटिस्ट ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। वेरी सरप्राइजिंगली, बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं कर पा रहे थे और इसने कर दिया। इनफैक्ट 1905 में इसने 3 बहुत इंपॉर्टेंट थियरीज दी। ये कौन कौन सी थियरीज है वो मैं आपको बताऊंगा, बट 3 बहुत इंपॉर्टेंट थियरीज दी जिससे पूरी फिजिक्स की शक्ल ही बदल गई। और ये जो ईयर है इसको गोल्डन ईयर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है, गोल्डन ईयर ऑफ फिजिक्स। सिर्फ इस आदमी के कारण। तो उसमें से उसकी जो पहली थियरी थी, उससे जो प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं लाइट वाली, वो सॉल्व हो गई और उसके लिए उसको आगे जाके नोबेल प्राइज भी मिला, नोबेल प्राइज भी मिला। ये जो साइंटिस्ट था, कौन था ये, क्या नाम था इसका?